बच्चों, तो आज पढ़ेंगे हम लोग रिजिड बॉडी क्या है, व्हाट इज रिजिड बॉडी, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी और इंट्रोडक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आज की क्लास में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। रोटेशनल मोशन में रिजिड बॉडी क्या है, व्हाट इज ए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी नाम से ही पता चल रहा है, रिजिड कठोर, दृढ़ समझते हैं। तो भाई रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है कि जिसपे अगर हम फोर्स अप्लाई करें, एकदम सरल भाषा में बात करें तो वो डिफॉर्म ना हो, उसको फोर्स लगा के हम क्रूप नहीं बना सकते हैं। जैसे हम अगर अपने ऊपर फोर्स लगा डिफॉर्म हो रहा है तो मेरी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है, देखो डिफॉर्म हो रहा है कि नहीं। रिजिड बॉडी में अगर आप फोर्स लगाते हो तो उसके शेप और साइज में चेंज नहीं आएगा। बॉडी कैसा भी मोशन करे, शेप और साइज में चेंज नहीं आएगा जनरली। तो आप सिंपल सरल भाषा में कुछ पॉइंट्स लिख लो पहले। आप लिखो बेटा, रिजिड बॉडी is a body whose shape and size, whose shape and size does not change when external forces are applied on it। हालांकि क्या हुआ सर, फोकस हट गया था। हालांकि बच्चों परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं होती है, बट फिर भी ये एक आप कह सकते हो आइडियल केस लेकर के हम पढ़ाई करेंगे। अब एक बात बताओ, मान लो कोई हमारे पास बॉडी है, कोई रिजिड बॉडी है, ये एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी। इस रिजिड बॉडी के अंदर कोई भी दो पॉइंट मान लिए जाए, लेट अस सपोज द 2 पॉइंट्स आर P एंड Q, उनके बीच की डिस्टेंस D है। हमने कहा रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसपे हम फोर्स लगाते हैं, उस बॉडी को मोशन में लाते हैं, फोर्स लगा के कैसा भी मोशन कराए तो फोर्सेस के कारण बॉडी के शेप और साइज में कोई चेंज नहीं होता। तो अगर शेप और साइज में कोई चेंज नहीं होता, बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता, ना बॉडी बिचक रही है ना एक्सपैंड हो रही है फोर्स लगाने पे मोशन के दौरान, तो ऐसी परिस्थिति में बॉडी के किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होता। बात समझ में आ रही? हमारी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है। आपने देखा कि हमने ये दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बढ़ा दी, कम कर दी कि नहीं? यस सर। तुम्हारी कर सकता हूं मैं कम। लेकिन रिजिड बॉडी में ऐसा नहीं कि आपने दो फोर्स लगाए ऐसे या ऐसे लगाए और P और Q पास आ गए। रिजिड है, डिफॉर्म होगी नहीं। कितने भी फोर्स लगा लीजिए ना, ये हमारे आइडियल कॉन्सेप्ट है। वैसे परफेक्टली रिजिड नहीं होती कोई बॉडी। इलास्टिसिटी पढ़ेंगे तो पहले जानिए कि कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं। तो अभी तो हम रिजिड मान के पढ़ रहे हैं। तो बच्चों डिस्टेंस between any two points of a rigid body remains constant
during motion of the rigid body। इसका मतलब ये जो डी डिस्टेंस है बच्चों, ये डी डिस्टेंस कैसी रहती है? ये डी डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। कैसा भी मोशन ये रिजिड बॉडी कर ले, पर उसके दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक बात होगी रिजिड बॉडी की। अब जैसे इसका मतलब ये है, इसको हम लोग एक इंपॉर्टेंट, इस कॉन्सेप्ट पे एक इंपॉर्टेंट सवाल बना देंगे। वेलोसिटीज ऑफ टू पार्टिकल में क्या रिलेशन है, उस पे एक सवाल बन जाता है। मान लो बेटा कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और हमारे पास दो पार्टिकल P और Q है। एक सेकंड में सेल चेंज कर लूं। तो हमने कहा कि रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसमें उस बॉडी का किसी भी प्रकार का मोशन हो, उसके दो पार्टिकल, कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, उनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब मान लेते हैं कि रिजिड बॉडी कोई मोशन कर रही है बच्चों, और मोशन के दौरान P पॉइंट की वेलोसिटी v1 और Q पॉइंट की वेलोसिटी v2 है। P ये रिजिड बॉडी कोई रैंडम कोई भी मोशन इमेजिन कर लो, आगे डिस्कस करेंगे। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे, और इसकी v2 है, और P और Q को जो मिलाने वाली लाइन है, उस लाइन के साथ ये θ1 एंगल बना रही है और ये θ2 एंगल बना रही है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इन वेलोसिटीज के मैं दो कंपोनेंट करके आपको दिखाता हूं, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा v1 cos θ1। मैं इन वेलोसिटीज के दो कंपोनेंट कर रहा हूं, एक कंपोनेंट इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, और दूसरा कंपोनेंट इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर। तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा v1 sin θ1 है और ये v1 cos θ1 है। सिमिलरली जो इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा v2 cos θ2 है और इधर की तरफ आएगा v2 sin θ2। ये वाला पार्टिकल P है और ये वाला पार्टिकल Q है। बहुत ध्यान से। अब हमने कहा कि ये जो डिस्टेंस d है, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, दिस डिस्टेंस PQ जो है वो कांस्टेंट है भाई। अब एक बात समझिए, थोड़ी देर के लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट को गोली मारिए, सेकंड पे फोकस करिए, v1 cos θ1 v2 cos θ2। अब मैं रिलेटिव मोशन काफी पुराना पढ़ाया हुआ है, उसकी याद तो नहीं दिलाऊंगा, पर सरलता से समझो जरा कि अगर v1 cos θ1 v2 cos θ2 से बड़ा हो, तो ये वाला जो इस डायरेक्शन में मोशन करेगा उससे ये वाला कम करेगा, तो ये बीच का गैप बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसे कहते हैं, मैंने पढ़ाया था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। रिलेटिव वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। पर तुम लोग भुलक्कड़ नंबर भूल जाते हो, जाके देख लेना, है ना। अगर v1 cos θ1 से v2 cos θ2 बड़ा होगा, तो ये जितना इस तरफ मूव करेगा, आप ऐसे रफली सोचो, उससे ये कम मूव करेगा, तो ये डिस्टेंस का जो इंस्टेंटेनियस रेट होगा वो घटता हुआ दिखाई पड़ेगा। अरे पड़ेगा क्यों? पर ये तो रिजिड बॉडी है, ना ये डिस्टेंस घटनी है ना ये डिस्टेंस, इसलिए इस लाइन के अलोंग दोनों की वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि फॉर बॉडी टू बी अ रिजिड बॉडी v1 cos θ1 must be equal to v2 cos θ2। यानी एक रिजिड बॉडी के किन्हीं भी दो पार्टिकल्स की, किन्हीं भी दो पॉइंट्स की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट इक्वल होता है जो कंपोनेंट उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। बात समझ रहे हैं? तो ये d इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसे आप सिंपल डेफिनेशन इमेजिन कर सकते हो। उसका अप्लाइड फॉर्म ये है, क्वेश्चन जो आएगा इस फॉर्म में आएगा।
जाएगा। ठीक है बच्चों, लिखो, मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कैसे आपको क्वेश्चन बनेगा। तो आइए एक तो एग्जांपल इस पे करते हैं, कुछ पॉइंट्स और भी हैं, अभी मैं लिखवा देता हूं, इसको मैं प्रूव करूंगा, आप लिख लो कहीं, थर्ड पॉइंट भी लिख लो। एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी are equal about all parallel axes passing through any point of rigid body। इसका मतलब ये बच्चों, भी हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, जस्ट आप नोट कर लो इसको, कि अगर कोई रिजिड बॉडी रोटेट हो रही है ना, तो उस रिजिड बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, रिजिड बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, वो बॉडी के किसी भी पॉइंट से गुजरने वाली पैरेलल एक्सिस, सभी पैरेलल एक्सिस के अबाउट सेम होती है। मतलब जैसे इसको अगर मैं ऐसे कहूँ, कोई मान लो बॉडी रोटेट हो रही है, इस एक्सिस का अगर ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ले रहे हैं, अबाउट दिस एक्सिस जो है ओमेगा होगा, वही ओमेगा रिजिड बॉडी का अबाउट बी होगा, वही ओमेगा रिजिड बॉडी का अबाउट सी होगा। अबाउट दिस एक्सिस, इस पेन के अबाउट, इस पेन के अबाउट या इस पेन के अबाउट, तो ओमेगा ए के रिस्पेक्ट में, ओमेगा बी के रिस्पेक्ट में, ओमेगा अबाउट विद रिस्पेक्ट टू सी सेम होगा बॉडी का ओमेगा। ऐसे लिख देते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखो, चाहे बी लिखो, चाहे सी लिखो, बस शर्त ये है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो पैरेलल होना चाहिए। इसको भी हम देखेंगे, थोड़ा सा रियलाइज करेंगे, जस्ट आप भी नोट कर लो, बिकॉज ऑफ डेफिनेशन नोट कर रहे हो तो आप इसको जस्ट नोट कर लो। आइए पहले हम इस कंडीशन पे एक सवाल करते हैं। जैसे एक सवाल बड़ा अच्छा सवाल बनता है बच्चों, बड़ा ही प्यारा सवाल बनता है। आपसे कह दिया जाए कि ये एक क्वेश्चन हम लोग एनएलएम, काइनेमेटिक्स हर जगह लोग करते हैं कंस्ट्रेंट में। एक रॉड है हमारे पास और वो रॉड किसी थीटा एंगल पे है और ये फिक्स्ड वॉल है और ये रॉड फिसल रही है, जो स्लिप कर रही है। तो जरा बताना ये वाला पॉइंट किधर जा रहा होगा बेटा, किस तरफ स्लिप कर रहा होगा? ये डाउनवर्ड स्लिप कर रही है रॉड। कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट राइट साइड, राइट बी साइड वाला पॉइंट राइट साइड जा रहा होगा। बिल्कुल सर। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v है और अगर ये राइट जा रहा है और ये किधर जा रहा होगा बेटा? डाउनवर्ड v a, ये वेलोसिटी v a है, ये वेलोसिटी v। तो हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन v एंड v। या कोई एक वेलोसिटी देके बेटा हमसे दूसरी वेलोसिटी पूछ लेगा, है ना? तो क्योंकि ये रॉड है और एक रिजिड रॉड है बेटा, रिजिड रॉड आपसे दिया गया है, तो इस रॉड में ये जो रॉड के दो एंड पॉइंट हैं, क्या अगर इनके बीच की डिस्टेंस l है तो ये l चेंज होगी कि कांस्टेंट रहेगी? कांस्टेंट। इनका मतलब इन दोनों एंड पॉइंट की रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन 0 होना चाहिए। मतलब इन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो इस रॉड के अलोंग है वो इक्वल होना चाहिए। अगर ये एंगल थीटा है बेटा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये 90 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बेटा? ये 90 माइनस। तो अगर मैं इसका इधर वाला कंपोनेंट लूंगा तो क्या आएगा बेटा? VB cos थीटा
और VA का कंपोनेंट लूंगा तो VA cos 90 माइनस थीटा दोनों इक्वल होगा, तो VB cos थीटा इज इक्वल टू VA sin थीटा एंड यू कैन सी VB इज इक्वल टू VA tan थीटा। बात समझ में बच्चों? तो ये हम रिजिड बॉडी जिस तरह से हमने ये लिख लिया सभी ने, तो रिजिड बॉडी जिस तरह से हमने डिफाइन करी है उसी हिसाब से हमने जो है इस पे क्वेश्चन, कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, आपसे कह सकता है कि एक रिजिड डिस्क है, कोई भी सवाल दे सकता है, आपसे कहेगा कि रॉड है, नॉर्मली मान लीजिए L लेंथ है रॉड की, आपसे कहा जाए कि ये वाला पॉइंट 60 डिग्री एंगल पे इधर जा रहा है A पॉइंट, और ये वाला पॉइंट V0 स्पीड से 30 डिग्री एंगल पे जा रहा है, तो फाइंड आउट दिस वेलोसिटी V1 इन टर्म्स ऑफ V0। अब डायरेक्टली एक लाइन में लगाएंगे, इन दोनों को A और B को मिलाने वाली लाइन यही हो जाएगी बेटा, तो क्या लगा लेंगे V1 cos 60 इज इक्वल टू V0 cos 30, तो V1 by 2 cos 60 V0 रूट 3 by 2, तो V1 कितना आ जाएगा बेटा रूट 3 V0 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? कोई भी बॉडी हो सकती है, जरूरी नहीं कि रॉड हो, डिस्क दे सकता है, स्फीयर दे सकता है, कोन दे सकता है ना। लॉजिक ये है कि यदि ये रिजिड बॉडी है तो इसके किन्हीं भी दो पार्टिकल्स की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम थोड़ा सा और समझते हैं इसको। सच में भाई कॉस जो एंगल है वो डालना है और बस V1 डालते हैं, मतलब इसका देखिए अब हम थोड़ा सा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी समझते हैं क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रिजिड बॉडी समझते हैं, है ना। थोड़ा सा अंतर है बच्चों, और देखो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी of a rigid body, इसे मान लो कोई हमारे पास रिजिड बॉडी है, कोई भी हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, और एंगुलर वेलोसिटी किसी रिजिड बॉडी की क्या होती है, तो अगर मैं सिंपल डेफिनेशन लिखूं तो मैं ये कहूंगा कि रिजिड बॉडी के किसी एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में अगर अदर पार्टिकल का मोशन देखोगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा, वो पहले देखते हैं फिर लिखते हैं, ठीक है ना। तो आप देखोगे या तो रेस्ट पे दिखाई पड़ेगा या वो सर्कुलर मोशन टाइप मोशन दिखाई पड़ेगा। मतलब मैं बॉडी के ही किसी पार्टिकल पे बैठ के बॉडी के रिमेनिंग पार्टिकल्स को अगर देखूंगा तो मोशन आपका या तो रेस्ट हो सकता है या वो सर्कुलर मोशन दिखाई पड़ेगा। तो वो जो सर्कुलर मोशन दिखाई पड़ता है, उस सर्कुलर मोशन जिस एंगुलर वेलोसिटी से दिखाई पड़ता है वही एंगुलर वेलोसिटी हमारी रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी होती है। मतलब बॉडी के एक पार्टिकल के रिलेटिव में, बॉडी के किसी एक पार्टिकल के रिलेटिव में अदर पार्टिकल्स के पास जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वही हमारी रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी होती है। जैसे सपोज दैट मान लो बेटा हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है बेटा, एक पॉइंट बी है, और ए के पास कुछ वेलोसिटी थी, मान लेते हैं ये v1 थी, ये एंगल θ1 था, और बी के पास कुछ वेलोसिटी है v2 और ये एंगल θ2 था। और ध्यान से देखिए, और ये बीच का गैप b था। अब हमने कहा कि अगर मैं ए के रिलेटिव में बी का मोशन देखूं, मोशन ऑफ बी कोई भी एक पार्टिकल है रिलेटिव टू ए, रिलेटिव टू ए के रिलेटिव में देखूंगा, तो मैं अगर b की वेलोसिटी a के रिलेटिव में लिख रहा हूं तो b की वेलोसिटी माइनस a की वेलोसिटी, चलो ये अप्लाई करते हैं, दो पॉइंट्स हैं ये अप्लाई करते हैं। तो b की वेलोसिटी में a की वेलोसिटी घटाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, इसके दो कंपोनेंट हैं v2 cos θ2 और ये मैंने v2 sin θ2 कर लिया, इसके भी दो कंपोनेंट कर लिए, फिर से v1 cos θ1 इस डायरेक्शन में, रटना नहीं समझना ध्यान से, v1 sin θ2।
इस लाइन के अलोंग वाला जो कंपोनेंट होता है वो सेम होता है। मतलब मुझे b की वेलोसिटी में a की वेलोसिटी को पलट के जोड़ना है, वेक्टर घटा है ना। तो हमने क्या किया, हम देखो बेटा सिर्फ a और b बना लेते हैं। तो हमने ये किया कि यहाँ पर a के रिलेटिव में गए तो a को काय पे मान लिया बेटा, रेस्ट पे। a की वेलोसिटी b में घटा दी। ध्यान से दीजिएगा, ये वाला कंपोनेंट है v2 cos थीटा 2, ये वाला कंपोनेंट है v2 sin थीटा 2। ये b की वेलोसिटी के कंपोनेंट है। ये v1 वाला घटेगा तो पलट के नीचे आ जाएगा, ये घटेगा तो रिवर्स होके नीचे आ जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट तो इसमें जुड़ जाएगा, बिकॉज बेटा ये उल्टा था, इसको जब पलटोगे तो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये पलट के ऐसे आएगा। ये कंपोनेंट आपस में इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब कि आप ये महसूस करोगे और आप देखोगे कि a के रिलेटिव में जो b का मोशन होगा वो हमेशा, ये b की वेलोसिटी जो a के रिलेटिव में होगी वो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के हमेशा कैसे दिखेगी, परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही बच्चों? इसका ये मतलब हुआ कि ये कोई भी एक पार्टिकल, अगर हम ऐसे कहें कि मोशन कैसा हो रहा है तो एक कह देगा कि b का मोशन d रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन दिखाई पड़ेगा। इसी सर्कुलर मोशन की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी यही रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी होती है। रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी का मतलब, अब देखिए ध्यान समझिए, ये वाले कंपोनेंट तो हमेशा इक्वल होते हैं, कट ही जाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन ही रिजिड बॉडी की यही है, क्योंकि बीच की दूरी नहीं चेंज होगी। अरे बताओ भाई, इसलिए किसी भी एक पार्टिकल के रिलेटिव में दूसरे को आप मोशन लिखोगे तो या तो कुछ वेलोसिटी आएगी रिलेटिव, और अगर आएगी तो पक्का किसके डायरेक्शन में आएगी, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग देम, या फिर नहीं आएगी तो रेस्ट पे दिखाई पड़ेगा। मैं आगे बताऊंगा कि कई बार जब जैसे बॉडी ट्रांसलेशन करती है, हम आगे पढ़ेंगे, तो ट्रांसलेशन में बॉडी के सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम होती है। ऐसे केस में जब a का a के रिलेटिव में लगाओगे, पलट के दोगे, ये भी कट जाएगा रेस्ट पे, यानी a के रिलेटिव में b कैसा दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा। ये प्योर ट्रांसलेशन में होता है, रोटेशन वगैरह में नहीं होता। अगर बॉडी में कुछ भी रोटेशन हो रहा है तो बॉडी के किसी भी एक पार्टिकल के रिलेटिव में बाकी के पार्टिकल आपको सर्कुलर मोशन करते हुए नजर आएंगे। कैसे नजर आएंगे? उसी सर्कुलर मोशन की एंगुलर वेलोसिटी जो होती है, यहां पर अगर मैं ओमेगा लिखूं बेटा, ओमेगा ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो ये वाली जो रिलेटिव वेलोसिटी है, b की रिलेटिव वेलोसिटी a है, जो बेसिकली परपेंडिकुलर है लाइन जॉइनिंग देम, डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम के बराबर आएगी। यही एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी है प्यारे बच्चों। इसी को एंगुलर, अगर ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो देयर विल बी ए अल्फा आल्सो, एक अल्फा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो अंतर क्या है? अंतर ये है कि एंगुलर वेलोसिटी जो रिजिड बॉडी की होती है वो एक्चुअली बॉडी के ही एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी होती है या अदर पार्टिकल्स की जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वही रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी। बहुत ध्यान से समझिएगा, अब मेरी बात समझिए। अंतर है बेटा, क्या अंतर मैं कह रहा हूं बार बार? देखो, मान लो एक क्यूबिकल ब्लॉक है और ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसका जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मतलब ये भी v वेलोसिटी से जा रहा होगा। अभी आगे पढ़ाएंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में अब इसी इतना समझ लो, जब कोई बॉडी ट्रांसलेशन करती है तो किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे उसके सभी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होती है। अब यहां पर अगर मैं कहूं कि इस मोमेंट ऑफ टाइम पर मैं एक हाइपोथेटिकल पॉइंट ले लेता हूं, यहां पर कहीं एनी इमेजिनरी पॉइंट इन द स्पेस O, जो यहां से d डिस्टेंस पे है, और मैंने कहूं कि इस पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी O के रिस्पेक्ट में क्या है, तो आप v/d कह सकते हो। d = यहां इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है और ये डिस्टेंस हो जाएगी रेडियस की तरह। बट अगर मैं कहूं कि क्या ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी है, नहीं, ये रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी नहीं है बेटा। रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ये नहीं है कि उसके किसी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी देख ली जाए किसी एक्सटर्नल पॉइंट क्या हो। रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी उसे कहते हैं कि आप उसी के किसी पार्टिकल पे बैठकर बाकी पार्टिकल्स को देखिए, फिर आप जो सर्कुलर मोशन ऑब्जर्व करते हैं उस सर्कुलर मोशन की जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी। बताएंगे? इसका ये मतलब हुआ कि
उसके किसी पार्टिकल की किसी एक्सटर्नल पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी हो सकती है, कुछ और हो, ठीक है। इट इज नॉट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी तो उसके किसी एक पार्टिकल के रिलेटिव में देखने में पता चलेगी। ओके, तो निकालेंगे कैसे बच्चों? निकालेंगे किन्हीं भी दो पॉइंट्स की यदि हमें वेलोसिटी पता है तो किसी भी एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में जाएंगे, उसको रेस्ट पे मान लेंगे, उसके वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट करके पलट पलट के जोड़ देंगे और उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के जो परपेंडिकुलर वाली रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा उससे डिस्टेंस बिटवीन देम से डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी। तो यहां पर क्या लिखना चाहिए हमको? हमको ये लिखना चाहिए कि व्हेन वी सी the motion of particles of a rigid body, particles of a rigid body with respect to any particle, with respect to one particle of the rigid body itself, then motion of the particles are found to be circular or rest। आप कह सकते हो फाइनली angular velocity of the particles of a rigid body with respect to angular velocity of one particle of a rigid body with respect to any other particle is called angular velocity of the rigid body। आइए इस पे एग्जाम्पल करेंगे, फटाफट लिख लीजिए और समझिए। मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था, मैंने कहा था जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो एक थोड़ा सरल एग्जांपल, वैसे तो किसी भी केस में ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये मान लो एक रेक्टेंगुलर प्लेट है ABCD, इसमें आपने कुछ रोटेशन कर दिया, कुछ ओरिएंटेशन ऐसे रोटेट कर दिया, बॉडी को चेंज हो गया। मान लो इनिशियली ये एज हॉरिजॉन्टल थी, ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा। थोड़ा रोटेट कर देते हैं हम इसको। मान लो ये इस तरह से हमने इसे रोटेट कर दिया ABCD। तो हमने कहा किसी भी पॉइंट से गुजरने वाली पैरेलल एक्सिस के अबाउट ओमेगा सेम होता है। मतलब अगर मैं A से एक्सिस गुजार दूं, ये वाली एक्सिस के अबाउट जो ओमेगा होगा वही इसके अबाउट होगा, वही इसके अबाउट होगा, वही इसके अबाउट होगा, वही इसके सभी के अबाउट। आप देखो थोड़ा सा हल्का सा दिखाता हूं मैं आपको। मान लो आप A पे बैठ के B को देख रहे हो, तो AB वाली लाइन जो आपको है, B को जब आप देख रहे हो तो B आपको पहले AB वाली लाइन आपको हॉरिजॉन्टल दिख रही थी। और ओमेगा क्या होता है? d थीटा बाय dt होता है ना, इतना तो जानते हो सर्कुलर मोशन में पढ़ा चुका हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेम रेट से अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो ओमेगा सेम कैसे? आप ये दो देखोगे कि ये वाला मान लो एज आपको थीटा रोटेट होता हुआ दिखेगा, आपको लगेगा कि जो AB लाइन थी वो थीटा क्लॉकवाइज रोटेट हो। लेकिन अगर B पे बैठ के कोई C को देख रहा हो तो जो ये लाइन हॉरिजॉन्टल थी, ये एंगल भी तो थीटा है ना, बताओ। तो B भी तो C को देख के कहेगा क्या है? कहेगा थीटा क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है। C से हमने पूछा कि D को देख रहे हो क्या? तो ये कहेगा हाँ बिल्कुल देख रहे हैं। पहले तो ये B सामने था हॉरिजॉन्टल, ये भी थीटा क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। D हमसे कहा, D से हमने कहा कहां? बोले बिल्कुल वर्टिकल ऊपर था। हमने कहा क्या हालचाल? बोले थीटा क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। देख रहे हो भी? कोई भी जरूरी नहीं कि C D को देखे, D C को देख लेगा।
देखो डी सी को देखेगा तो उसको ऐसा फील होगा कि डी के सामने सी यहां था, सी नीचे चला गया, तो भी उसको थीटा क्लॉकवाइज ही फील होगा। अरे देख पा रहे हो, ये लाइन ऐसी थी, उसी लाइन ऐसे चला गया। कहीं से भी आप देखोगे सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, सेम ओमेगा होगा। बस शर्त ये है कि यहां से गुजरने वाली एक्सिस अगर इस तरह से है, इस एक्सिस को ले लो, यहां वाली एक्सिस पता लगा यहां से ये वाली एक्सिस होगी, यहां से ये वाली एक्सिस होगी, एक्सिस पैरेलल नहीं है तो ओमेगा फिर बराबर होने गारंटी नहीं। ओके बेटे, इसीलिए रिजिड बॉडी में एंगुलर वेलोसिटी में ये नहीं बताया जाता कि किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी, वो सीधे सीधे कहता है एक रिजिड बॉडी है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकंड, क्योंकि रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी सभी पॉइंट्स के अबाउट, उनसे गुजरने वाली पैरेलल एक्सिस के अबाउट क्या होती है, सेम होती है। इसलिए सिर्फ ओमेगा बताया जाता है, अल्फा बता, सेम इज ट्रू फॉर अल्फा आल्सो, डी ओमेगा बाय dt इज अल्फा, बट ये नहीं बताया जाता कि किस पॉइंट या किस एक्सिस के है। और एक्सिस तो ऑफ कोर्स मेंशन होगी बट पॉइंट मेंशन नहीं होगा। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, मान लेते हैं ये एक डिस्क है और इसके दो डायमेट्रिक पॉइंट हैं, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। जो रेडियस है डिस्क की वो 2 मीटर है एंड दिस पॉइंट इज गोइंग एट ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड at an angle 37 degree with this line AB. Point A has some velocity at an angle 53 degrees. ये 53 डिग्री है ना। Sin 53 cos 37 इक्वल है 4/5 और sin 37 cos 53 3/5। तो दो क्वेश्चन हमें बताने हैं, दो आंसर करने हैं बेटा। फाइंड आउट, एक तो ए की वेलोसिटी बतानी है, दूसरा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी, ओमेगा रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी है। तो डिस्क के दो डायमेट्रिक पॉइंट, पहला सवाल है, मैं करके दिखाता हूँ आपको। नहीं सर मत करिए। कर लोगे? ट्राई करना चाहोगे? चलो करो। अच्छा, लेकिन कितने बड़े नेता हो। सबसे पहले जिसका आएगा उसको देखो बेटा, सबसे पहले तो हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है कि इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, VA cos 53 इक्वल टू 20 cos 37। तो VA इंटू 3/5, 20 इंटू 4/5, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 80/3 मीटर पर सेकेंड। ये आ रहा है ना? यस सर। अब रहा सवाल एंगुलर वेलोसिटी का। तो देखो इन दोनों की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट चाहिए मुझे। इस वाले से मतलब नहीं, पर ये वाला मुझे चाहिए। ये है VA sin 53, ये वाला तो इक्वल होता है ना बेटा, तो ये है 20 sin 37। अब अगर मैं किसी भी एक के रिलेटिव में दूसरे को देखूंगा बेटा, ध्यान दो, इसके रिलेटिव में डालो, तो इस वाले वेक्टर में जब ये वाला वेक्टर घटाऊंगा तो ये पलट के जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो 20 sin 37 3/5 प्लस VA है 80/3 इंटू 4/5, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये डायमीटर कितना है बेटा, 4 मीटर। बताओ तो यहाँ पर ये वेलोसिटी कितनी आ रही है, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ रही है इसकी, इसके ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल होते हैं। तो ये कितना आ रहा है, 12 प्लस 64/3, 100/3 आएगा ये, 100/3 डिवाइड बाई 4। तो ओमेगा रिजिड बॉडी इज रिलेटिव वेलोसिटी 100 डिवाइड बाई 3 और ये 4 आएगा 25/3 रेडियन पर सेकेंड। शाश्वत इज करेक्ट।
हमारी आ रही? ओके, तो भैया यश पांडे के भी करेक्ट है। एक सवा सवाल और लिखा हुआ बगल में। एक रॉड है, रिजिड रॉड, इसका ये वाला पॉइंट भी लेंथ के परपेंडिकुलर टू v नॉट वेलोसिटी है इसकी इंस्टेंटेनियस, इस वाले पार्टिकल की v नॉट है, ये भी लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो इसका ओमेगा बताना है, फटाक से बताओ क्या आएगा ओमेगा? जल्दी से बताओ क्या आएगा ओमेगा? तो बेटा v नॉट बाई एल आ रहा है आपका? यस सर। तो भाई बताएं कितना आएगा v नॉट बाई एल? कैसे करोगे? देखो ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, क्या हमें कंपोनेंट करने की जरूरत है? नो सर। हाँ, नो सर। तो क्या करें फिर? सीधे सीधे रिलेटिव वेलोसिटी ले लें। यस सर। चलो भाई, जैसे हमने कहा कि हम क्यू पीक पे बैठ गए, क्यू को देख रहे हैं, तो क्यू के पास 2v नॉट इसकी थी, ये v नॉट ऐसे पलट के देंगे, अपोजिट में घट जाएगी, एक v नॉट से एक v नॉट, ये क्या बचेगा? v नॉट, और ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर ही है बेटा, तो ये इसको इस तरह से क्लॉकवाइज मोशन दिखेगा, तो रिजिड बॉडी का ओमेगा होगा v नॉट डिवाइड बाय एल। ये आ जाएगा, आ जाएगा ना? यस सर। वेरी गुड। एक और करो। जैसे इस केस में अगर हमें बताना होता, ये केस जो हमने वेलोसिटी में किया था, ये वाला एंगल हम मान लेते हैं कुछ, चलो 45 डिग्री मान लेते हैं, और ये 10√2 मीटर पर सेकेंड है ए पॉइंट की वेलोसिटी। 45 अच्छा नहीं लगा मुझे, 60 ले, 60 में कैलकुलेशन गंदा हो जाएगा। चलो क्या कर सकते हैं? क्या लेना? 60 45 में वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। कोई बढ़िया कैलकुलेशन बताओ। 550 सर 16 मैं ऐसा करता हूं, यही सबसे प्यारा यही रहता है, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये है, और ये एंगल 50, ठीक है। अब आपको क्या बताना है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड बताना है। हालांकि इसके लिए हम कुछ तरीके और पढ़ेंगे आगे चल के, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन भी एक मेथड होगा, पर वो अभी डिस्कस नहीं किया है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी जितनी बातें बताई बस उतनी बातों से कर। तो सबसे पहले तो क्या कर लो बेटा, इसके एक पॉइंट की वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी आपको, है ना? अच्छा, रॉड की लेंथ भी दी गई है, 2 मीटर ले लेते हैं रॉड की लेंथ। रॉड की लेंथ 2 मीटर। तो ओमेगा बताना है इस मोमेंट ऑफ टाइम पे रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। डेटा तो दे दिया, कम से कम कुछ तो शर्म करो। 30 मीटर पर सेकंड। कितना आया? 31.25। 31.25 आया। यस सर। 18 पर सेकेंड। यस सर। लेट्स सी, ये वाला एंगल क्या बन जाएगा? 37 डिग्री। इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड होगी। वेलोसिटी सपोज v2, इट इज v1। तो सबसे पहले मैं v1 v2 कैलकुलेट कर लेता हूं। तो v2 cos 37 इज इक्वल टू 50 cos 53 बेटा, ये एंगल 53 आएगा ना, ये वाला। तो क्या मैं आपकी कैलकुलेशन पे भरोसा कर सकता हूं? यस सर। कितना आया? 37.5। भैया 37.5 नहीं, मुझे डेसिमल नहीं चाहिए। 75/2 75/2 अच्छा लगता है मुझे, आई हेट डेसिमल। 150/4 बताएं भाई, इतना आ गया? यस सर। अब अगर इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करोगे, इधर की तरफ और इधर की तरफ, तो ये वाला कंपोनेंट होगा v2 sin 37, ये वाला कंपोनेंट होगा v1 sin 53। जब आप किसी भी एक के रिलेटिव में जाओगे तो ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यस सर। ये वाला रिवर्स होके आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अल्टीमेटली रिलेटिव लेने पे ऐड हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। यस सर। तो परपेंडिकुलर डार्म वाली रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? v2 sin 37 प्लस ये वाला क्या आएगा? v1 sin 53 डिवाइड बाय डिस्टेंस, लेंथ कितना है बेटा? l हो जाएगा। तो v2 है, आपने जैसा कि मुझे बताया, मैं मान के चल रहा हूँ आपने सही बताया, प्लस v1 तो 50 दिया था, sin 53 है 4/5 और डिवाइड बाय लेंथ कितना है? 2। इसको सिंपलीफाई कर लोगे, यू विल गेट द आंसर। 250/8 हां 125.4। 250/8 वही मतलब है 125/4। तो इस तरह से हम रिजिड बॉडी थोड़ा समझ पा रहे हैं, रिजिड बॉडी क्या है।
रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के दो फंडामेंटल मोशन होते हैं, उनको समझेंगे। क्योंकि कोई भी मोशन और रिजिड बॉडी का उन्हीं दोनों फंडामेंटल मोशन के टर्म में हम उनको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने रिजिड बॉडी क्या है वो डिफाइन किया, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है वो डिफाइन किया, कंडीशन क्या है रिजिड बॉडी होने की उसकी बात है, ठीक। चलिए इसको हटा दो हम। यस सर। चलिए सर आज तो सर आएंगे ना? हाँ 6:20 पे आज केमिस्ट्री सर आए, डोंट वरी, 6:15 तक आ जाएंगे उन्होंने कहा। तो बच्चों टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, इसमें दो फंडामेंटल मोशन है, दो बड़े इंपॉर्टेंट मोशन है। पहला है ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं, प्योर ट्रांसलेशन भी कहते हैं। प्योर ट्रांसलेशन को समझने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके का मोशन है बच्चों। ये मैं कप ले लेता हूं, देखो ये कप है, मैंने अभी भी गर्मा गर्म चाय पी है इसमें। प्योर ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी, रिजिड बॉडी किसी भी स्ट्रेट लाइन या कर्व पाथ पे मूव करे, बट उस बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए मोशन के दौरान। जैसे कि मैं इस कप को मूव करा रहा हूं, सभी लोग ध्यान दें, एक आंख भी ध्यान दें, एक आंख कप है, ठीक, चाहे फैलनी नहीं चाहिए, है ना। तो ये कप जो है ये ऐसे मूव कर रहा है, मान लो ऐसे भी मूव कर सकता है, इट इज प्योर ट्रांसलेशन। कप ऐसे भी मूव कर सकता है, इसमें फैल जाएगी सर। ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे पहले फैलने दो, है ना। ये देख रहे हो ना, ये रास्ते में ऐसे हो गया, ओरिएंटेशन बदल गया, ऐसे हो गया, ओरिएंटेशन बदल गया, ऐसे हो गया, ऐसे। जब देखो कप ऐसे ही रखा, देखिए तो ये भले ही सर्कुलर मोशन में आ जाए, ऐसे देखो, यस सर। देख रहे हो ना, भले ही ये सर्कुलर, आरती की थाली देखिए, हैं ऐसे ऐसे आरती, उसमें थाल हमेशा हॉरिजॉन्टल रहती है। यस सर पूजा पाठ कुछ तो करते होगे, और नास्तिक इंसान में साल में एक बार तो करते हैं। मैं भी 2-4 साल में एक बार करता हूँ, पर देखा तो है ना। तो कोई भी बॉडी किसी भी टेढ़े मेढ़े पाथ पे मूव करे, जैसे ये मेरा कप है और ये ऐसे 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 किसी भी कर्व पाथ पे मूव कर सकता है बच्चों, पर कप हमेशा वैसा ही ओरिएंटेशन होना चाहिए। समझ में आ रही बात? कर्व स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा सकता है, सर्कुलर पाथ पे भी जा सकता है, पर ये यहाँ हम ये बॉडी का, रिजिड बॉडी का जो मोशन है वो प्योर ट्रांसलेशन कहलाएगा। बात समझ में आ रही बच्चों? तो कोई भी बॉडी, लेकिन अगर ये रास्ते में कब ऐसे हो गया, ऐसे जा रहा था, जब ऐसे हो गया, तो ये रोटेशन आ गया, ये रोटेट होते होते ऐसे हो गया, ऐसे हो गया कहीं भी रास्ते में, तो इसमें रोटेशन, ओरिएंटेशन बदला मतलब रोटेशन आ गया। ओके, तो रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी और उसके पार्टिकल के सर्कुलर मोशन में अंतर। उसके पार्टिकल भले ही सर्कुलर मोशन में कर रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि बॉडी का मोशन रोटेटरी मोशन कहलाएगा। हाँ, वो किसी एक्सटर्नल एक्सिस के बॉडी इस तरह से रोटेट हो रहा है, पर प्योर ट्रांसलेशन उसी को कहेंगे जिसमें हम बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता। तो एक एक पॉइंट लिख लेते हैं। When a rigid body move in such a way that its orientation does not change with time, comma, motion is called pure translation. हमने कहा जैसे मान लो कोई भी क्यूबिकल बॉडी है,
कोई भी बॉडी हो सकती, क्यूबॉइड, क्यूबिकल, डिस्क, सर्कल, कुछ भी। ये बॉडी किसी भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलेगी, बट जब भी हम इस बॉडी को देखें, जब भी हम इस बॉडी को देखें तो इस बॉडी का ओरिएंटेशन हमेशा वही होना चाहिए। अगर ये ए बी लाइन थी, कोई अगर ये वर्टिकल थी तो ए बी लाइन भाई साहब वर्टिकली दिखनी चाहिए। अगर ये बीसी लाइन हॉरिजॉन्टल थी तो बीसी लाइन मस्ट ऑलवेज रिमेन हॉरिजॉन्टल। बताओ बेटा। यस सर। ऐसी परिस्थिति में जब कोई बॉडी मूव करती है, बहुत ध्यानपूर्वक समझिए, तो उसके किन्हीं भी दो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। जैसे मैं ए का डिस्प्लेसमेंट कहूं तो ए का डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कलर भी यूज कर लेता हूं, वैसे तो मैं ना करता कलर करती हूं। ये ए का डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, और बी का डिस्प्लेसमेंट है वो ये है। आप देखो दोनों वेक्टर आइडेंटिकल हो गए, तो किन्हीं भी दो पॉइंट का किसी भी इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट इक्वल दिखाई पड़ेगा। किन्हीं भी दो पॉइंट की वेलोसिटी भी इक्वल होती है। आप कभी भी, जैसे हमने कहा कि अच्छा पार्टिकल, किसी भी बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल, जैसे मैं अपना हाथ देखना, मैं बोर्ड पे इस हाथ को ट्रांसलेट करके दिखाता हूं, जरा देखना। ये मेरा हाथ ऐसा है, दिख रहा है आपको? हाथ वर्टिकल है। यस सर। मैं अभी इसको तो ये हाथ हो सकता है ऐसे दिखे, कैसा मोशन है ये? हाथ क्या हमेशा वर्टिकल रहेगा? यस सर। अगर मैं इस तरह का मोशन करा के दो पेन इसमें फंसा देता हूं, प्रयास करता हूं ट्रांसलेशन करने का, मैं प्रयास करता हूं ट्रांसलेशन करने, तो देखो ऐसे में ट्रांसलेट करूंगा, मैं इतने सुंदर बना नहीं पाऊंगा, पर आप समझ सकते हो। तो दोनों पार्टिकल पैरेलल रास्तों पे मूव करते हैं। कैसे रास्ते? पैरेलल रास्तों, मतलब सिमेट्रिकल पाथ होता है, जैसा एक पार्टिकल का पाथ बनेगा वैसे बनेगा पैरेलल रास्ता। अगर मैं क्रॉस नहीं कर रहे हैं अगर एक दूसरे को, तो जैसे अगर मैंने ऐसे मोशन कराया, जैसे मैंने कहा डिस्क है सर, ये लाइन ए बी लाइन है, ये पॉइंट सी है, अगर ये मैं सी का लोकस ऐसा है तो ए का लोकस भी कुछ ऐसा होगा, और बी का लोकस भी कुछ इस तरह का होगा। कहीं पर भी देखोगे तो ये लाइन ए, ये लाइन बी और ये लाइन सी हमेशा कैसी दिखेगी? अपनी इनिशियल पोजीशन के पैरेलल दिखेगी। और डिफरेंट पाथ कैसे रास्तों पे मूव करेंगे? पैरेलल पाथ में मूव करते हैं। बात समझ में आ रही है? किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे बच्चों जितनी इस पॉइंट की वेलोसिटी होती है उतनी इस पॉइंट की होती है, उतनी इस पॉइंट की होती है, उतनी सेंटर ऑफ मास की होती है। इसीलिए जब सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं तो सेंटर ऑफ मास की भी वेलोसिटी वही हो जाती है। तो अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना होगा बेटा? 0। सेंटर ऑफ मास से देखोगे तो सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में कोई मोशन दिखाई नहीं पड़ेगा। इवन किसी भी एक पार्टिकल के रिलेटिव में किसी भी दूसरे को देखोगे, ए और बी ए को देखेगा कहेगा रेस्ट पे, ए बी को देखेगा कहेगा रेस्ट पे, सी ए को देखेगा कहेगा रेस्ट पे। किसी भी एक पार्टिकल के रिलेटिव में दूसरा कहे पे दिखेगा रेस्ट पे। तो किसी भी एक पार्टिकल के रिलेटिव में दूसरा रेस्ट पे दिखेगा, चाहे बी का ए के रिलेटिव में, ए का बी के रिलेटिव में हो, चाहे बी का सी। ये है प्योर ट्रांसलेशन। तो प्योर ट्रांसलेशन में एक बॉडी इस तरह से मूव करती है कि उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता, किन्हीं भी दो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, वेलोसिटी सेम होती है, किन्हीं भी दो पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी सेम होता है। और केवल प्योर ट्रांसलेशन में हम इसलिए बॉडी को पार्टिकल की तरह ट्रीट कर लेते हैं और उसको सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेते हैं, सेंटर ऑफ मास पर रखा हुआ मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में कोई मोशन ही नहीं हो रहा है। तो जो भी बॉडी का मोशन है वो केवल सेंटर ऑफ मास के मोशन से ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पूरा का पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं बच्चों। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अगर मैं कहूं, सुनो ध्यान से, अगर मैं ए का मोशन बी के रिलेटिव में देखेगा तो सारी रिलेटिव वेलोसिटी कैसी है जी? 0।
किसी भी एक बॉडी के एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट को देखूंगा तो पार्टिकल कैसे दिखाई पड़ेंगे, रेस्ट पे। तो क्या कोई एंगुलर मोशन दिखाई पड़ेगा? यानी रिजिड बॉडी का ओमेगा इस केस में क्या होता है? इन प्योर ट्रांसलेशन रिजिड बॉडी ओमेगा का क्या होता है? हमेशा 0 होता है। अल्फा रिजिड बॉडी क्या होता है बेटा? बात समझ में आ रही? तो यहां पर हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, क्या क्या कि इन प्योर ट्रांसलेशन all the particles move in parallel path. All the particles have same displacement, short में लिख रहा हूं, velocity and acceleration. And for translatory motion हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए हम बॉडी को सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगा के पार्टिकल से रिप्लेस कर सकते हैं। सर ये क्या कर रहा है 4 बजे ऑनलाइन? बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी हमने समझी, ट्रांसलेटरी मोशन हमने समझा। ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता, बॉडी के सभी पार्टिकल की किसी भी टाइम पे सेम वेलोसिटी होती है और बॉडी के सभी पार्टिकल इक्वल एक्सेलरेशन से मूव करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। बॉडी की रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी 0 होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होता है ना। और बॉडी के मोशन को हम एक बॉडी को ट्रांसलेटरी मोशन में एक पार्टिकल से रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब अगर हम बॉडी को पूरी तरह से एक पार्टिकल मान लें तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पार्टिकल्स का कोई मोशन नहीं होता। इनफैक्ट किसी भी एक पार्टिकल के रिलेटिव में बाकी के पार्टिकल कहीं पे नजर आते हैं? रेस्ट पे नजर आते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हो। और हमने एक चीज और समझी, कोई भी लाइन अगर हम बॉडी के अंदर इमेजिन करते हैं तो वो लाइन हमेशा अपनी पोजीशन की कैसी रहती है? पैरेलल रहती है। अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है बॉडी में और बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन कह रही है तो इट विल ऑलवेज रिमेन हॉरिजॉन्टल। अगर कोई बॉडी वर्टिकल लाइन है बॉडी के अंदर तो इट विल ऑलवेज रिमेन वर्टिकल। सेकंड है बेटा प्योर रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। ये हमारे ज्यादा ही निकाल दिया, ओवरफ्लो कर रहा है, कोई बात नहीं। प्योर रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। बच्चों अच्छा, प्योर रोटेशन के पहले वो जो ट्रांसलेशन वाला लिखा है उसमें एक चीज और ऐड कर दो। देखो एक चीज और ऐड कर दो, अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशन कर रही है तो उसके सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या होती है बेटा? सेम है। सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम है। तो अगर मैं कहूं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बॉडी की, इसे हम लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। तो एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं हाफ mv², या मोमेंटम के टर्म में p²/2 है। बॉडी एक इनफाइनाइट पार्टिकल सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? तो लेकिन ट्रांसलेशन कर रहा है तो सभी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी। तो आप सो ऑन इस तरह से इनफाइनाइट टर्म ऐड कर सकते हो। आप देखो v² कॉमन आएगा, मास से सभी पार्टिकल के जुड़ जाएंगे एंड दैट विल बिकम टोटल मास हाफ mv²। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल काइनेटिक। और चूंकि वेलोसिटी सभी पार्टिकल की सेम है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी वही होगी बेटा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर। क्योंकि जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बच्चों, यहां पर सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव में देखोगे तो सारे पार्टिकल कैसे दिखाई पड़ेंगे? रेस्ट पे दिखाई पड़ेंगे।
जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी अब वो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी, जैसे हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को ग्राउंड के फ्रेम में हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिलेटिव टू ग्राउंड। ये वाला टर्म का कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, पर टू पार्टिकल सिस्टम के लिए हमने बताया था इसका फार्मूला 1/2 म्यू v रिलेटिव स्क्वायर होता है, और इसका जो फार्मूला होता है 1/2 हाफ mv सेंटर मास का। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास के मोशन के कारण या ट्रांसलेटरी मोशन के कारण जो एनर्जी होती है वो ये होती है, इसी को हम लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। हालांकि बॉडी में अगर केवल ट्रांसलेशन हो रहा है तो आप सिंपल हाफ mv स्क्वायर की लिख सकते हो, हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि v सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी होगी, वही सेंटर ऑफ मास की होगी। बट आगे चल के मोशन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे, किसी बॉडी में ट्रांसलेशन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है, उस केस में कुछ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, उस केस में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी हम वो उसे क्या कहेंगे, हाफ mv सेंटर ऑफ मास का होल स्क्वायर, इसी को ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। तो अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशन कर रही है तो उसके पास सिर्फ इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है जो इसके बराबर होती है। बॉडी के पास या सिस्टम के पास सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ये वाला टर्म, ये वाली काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। जो भी ग्राउंड के फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी होती है वो सेंटर ऑफ मास की ग्राउंड के रेडियो में काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 mv सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी पता होना चाहिए कि अगर हमारी बॉडी ट्रांसलेशन कर रही है तो हम उसे पार्टिकल की तरह मान के हाफ mv स्क्वायर लगा सकते हैं। तो देखो ये हमने सारे पार्टिकल की जब काइनेटिक एनर्जी को जोड़ा है तो सिंपल इतना आ गया, जहां पर v बॉडी की ट्रांसलेशनल स्पीड है, m बॉडी का मास। बट अगर थोड़ा मोशन कॉम्प्लिकेटेड है जहां पर हम ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों मिक्स हो रहे हैं, उस केस में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए आपको किसकी स्पीड लिखनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना भैया, चलिए तो थोड़ा सा प्योर रोटेशन की तरफ आ जाते हैं। किसी एक्सिस के अबाउट किसी बॉडी का प्योर रोटेशन क्या है, किसे कहते हैं प्योर रोटेशन। तो बच्चों जैसे कोई बॉडी है, मान लो इस एक्सिस पे हमने इसे हिंज कर दिया, रॉड है कोई, मान लो ऐसे हिंज कर दिया हमने, तो अगर मैं इसको रोटेट कराऊं तो इसके डिफरेंट पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे, किसी की r1 रेडियस होगी, किसी की r2 होगी, किसी की r3 होगी, r2 है ये r3 है। तो जब कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट इस तरह से रोटेट करे कि उसके डिफरेंट पार्टिकल सर्कल सेम एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन करें, सेम एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन करें विद डिफरेंट रेडियाई, बट इन सभी पार्टिकल का ओमेगा सेम होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा इस एक्सिस के अबाउट, और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होता है। इस तरह का मोशन हमारा रिजिड बॉडी का प्योर रोटेशन कहलाता है अबाउट एन एक्सिस। मतलब जब भी कोई रिजिड बॉडी इस तरीके से मूव करे कि उसके पार्टिकल, डिफरेंट पार्टिकल सेम एक्सिस के अबाउट क्या करें बच्चों, सर्कुलर मोशन करें विद द सेम ओमेगा, सेम थीटा एंड सेम अल्फा, तो इस तरह का मोशन रिजिड बॉडी का प्योर रोटेशन कहलाता है। आप ये कह सकते हो कि अगर ये रिजिड बॉडी है तो डेफिनेटली सभी का ओमेगा सेम होगा, ये कोई कंडीशन नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन है कि हाँ ओमेगा सेम होगा, अल्फा सेम होगा, थीटा सेम होगा। मतलब जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, लीनियर वेलोसिटी सेम होती है, लीनियर एक्सेलरेशन सेम होता है, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप कह सकते हो ओमेगा थीटा अल्फा इक्वल होता है सभी के लिए। all particles of rigid body move in circular motion about the same axis। ठीक है ना। अच्छा, इस केस में अगर हमें यहां पर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़े, यहां पर अगर हमें बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़े बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी से मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी कह देता हूं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, आइए देखते हैं, लिखते हैं बेटा। अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी हो तो मैं v इक्वल टू, सर्कुलर मोशन अगर पार्टिकल करना है तो v इक्वल टू r ओमेगा लिख सकता हूं, v2 इक्वल टू r ओमेगा, v3 इक्वल टू r3 ओमेगा। ओमेगा सभी का सेम होगा बट लीनियर स्पीड अलग अलग होगी क्योंकि रेडियस अलग अलग है ना।
तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा पहले वाले पार्टिकल की स्पीड एक एक पार्टिकल की जोड़ दे रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूं, ऐसे इनफाइनाइट टर्म है बेटा। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो ये m1 v1 है r1 ओमेगा स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर यहां पर आप देखोगे यहां पर आप देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल ये हाफ आएगा, ये बेटा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन ओमेगा स्क्वायर है। बहुत ध्यान से देखो इस टर्म को हमने, क्योंकि ये टर्म क्या था ना, रिजिड बॉडी के कैलकुलेशन में ये बार बार आएगा जब हम टॉर्क कैलकुलेशन कर रहे होंगे, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन कर रहे हैं, आगे चल के बहुत सारे कैलकुलेशन करेंगे। तो फिजिसिस्ट ने कहा कि भाई इसको कुछ नाम ही दे देते हैं। तो बच्चों इसको हमने एक सिंबल से रोटेट किया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, इसे I से रिप्रेजेंट किया इनटू ओमेगा स्क्वायर। जब हमने इसे ट्रांसलेशन वाली काइनेटिक एनर्जी से इसकी थोड़ी सी एनालॉजी हमने चेक करी तो हमने कहा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर और रोटेशनल हो गई हाफ I ओमेगा स्क्वायर। I हमने किसको कहा, I हमने कहा देखो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर यानी सिग्मा mi r I स्क्वायर। अरे कहा कि नहीं बताओ? यस सर। इसको हमने I कहा, ठीक है ना बेटा, इसको हमने I कहा। तो सबसे पहले हमने I को क्या नाम दिया, तो देखो ध्यान से, हमने कहा कि यार ट्रांसलेशन में ये ट्रांसलेशनल स्पीड है, ये रोटेशनल स्पीड है। यस सर। तो यहाँ पर जो मास है वो ट्रांसलेशनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो I का कुछ वैसा ही रोल है यहाँ पर रोटेशन में बच्चों, जिस तरह का ट्रांसलेशन में मास का रोल है। यानी जो हमारा I है, इससे सबसे पहले हम लोगों ने इससे एनालॉजी देखते हुए हमने कहा कि रोटेशन में I का वही महत्व है जो ट्रांसलेशन में मास का है। ये ट्रांसलेशनल इनर्शिया है, जिससे हमने I को हमने रोटेशनल इनर्शिया कहा। क्या कहा बेटा? रोटेशनल इनर्शिया हमने कह दिया इसको। आज भी कभी कभी हम रोटेशनल इनर्शिया बोल देते हैं, बट ये m मास इनटू r स्क्वायर का सम था, तो बाद में हमने इसका पूरा नाम रखा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या नाम है बेटा? और हम चूंकि आगे चल के आप कुछ चीजों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया और निकालोगे, मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालोगे, एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, लेंथ का निकाल सकते हो, बट हमारे सिलेबस में केवल मास का है, तो हम बार बार मास नहीं लगाते, हम इसको सिर्फ प्यार से क्या बुलाते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप चाहो तो पूरा नाम लिख सकते हो, पूरा नाम है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बेटा? तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको हमने कहा गया। तो यही हमारा आज का इंट्रोडक्शन है कि ये जो टर्म है, इस टर्म को हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे, और एक बहुत सारे पार्टिकल के लिए m इंटू आर स्क्वायर, m पार्टिकल का मास है और r है एक्सिस के अबाउट, वो जिस रेडियस में पार्टिकल रोटेट करेगा उस रेडियस का स्क्वायर का सम। तो इसको हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको शॉर्ट में mi लिखा करेंगे, तो मिशन इम्पॉसिबल ना समझे, ठीक है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेटा, और इसी का कैलकुलेशन करना है। क्योंकि जितने भी हम सवाल करने वाले हैं सब में I जरूर यूज होगा। डिस्क का भी अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, रिंग का होता है, हॉलो स्फीयर का होता है, सेल का, सबका होता है, ठीक है ना? तो क्योंकि सारे कैलकुलेशन में यूज होगा, तो पहले जितनी मैथमेटिक्स लगानी है इसी में लगा लेंगे, और पूरा हम 1.5 क्लास इसको पढ़ेंगे अच्छे से कि हाउ टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उससे रिलेटेड थ्योरम्स एंड उनको हम अप्लाई कैसे करेंगे, फिर हम जाके रोटेशनल डायनामिक्स को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट्स कैलकुलेशन, थ्योरम्स रिलेटेड विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड देयर एप्लीकेशंस। ठीक है? वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 15 मिनट का ब्रेक है, इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास।